नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। धारा 370 हटने के बाद एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की सूरत को बदलने की तैयारी है। मोदी सरकार ने यह तैयारी कर ली है और यही वजह है कि घाटी में परिसीमन को लेकर इस वक्त विवाद छिड़ा है। जम्मू कश्मीर में बड़े एक्शन की तैयारी। आयोग की रिपोर्ट जारी, अब आई चुनाव की बारी। घाटी में 83 की जगह अब होंगे विधानसभा की 90 सीटें। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित की गई, तो वहीं विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटें नॉमिनेट की सिफारिश। लोकसभा की 5 सीटों का भी किया गया पुनः निर्धारण। ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है। डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है। शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे। परिसीमन होते ही जम्मू में चुनाव कराए जाएंगे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का असर अब जम्मू कश्मीर में दिखाई देने वाला है, क्योंकि घाटी से अनुच्छेद 370 के हटने और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित राज्यों में तब्दील होने के बाद अब जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सुबह का भी रास्ता साफ हो गया है। वो ये कि केंद्र सरकार के वादे के मुताबिक अब केंद्र शासित राज्य को जल्द ही विधानसभा मिलेगी, जल्द ही चुनाव भी होंगे और जल्द ही राज्य में निर्वाचित सरकार भी बनाई जाएगी। दरअसल परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें विधानसभा की 7 सीटों को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव के बाद अब इस पर अमल करने का फैसला किया गया है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर की सीटों को 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया। यही नहीं, पहली बार विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटों को नॉमिनेट किया गया है। पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी के लिए भी रिजर्व की जाएंगी। इसके अलावा कुछ विधानसभा सीटों के नाम भी बदले जाएंगे, जिसके बाद से ही अब घाटी में बड़े बड़े बदलाव के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों का भी पुनः निर्धारण किया गया है, जिसमें प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समान संख्या में 18 विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों में से 43 सीटें जम्मू संभाग में और 47 सीटें कश्मीर संभाग में होंगी। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले विधानसभा में सीटों की संख्या 87 थी, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की थी। लद्दाख के अलग होने से 83 सीटें रह गई थी, जो अब बढ़ने के बाद 90 हो गई हैं। हालांकि इसके पहले 2002 में जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन होना था, लेकिन उस दौरान फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने परिसीमन पर रोक लगा दी थी। दरअसल 2002 में इसके लिए आधार 1981 की जनगणना के आंकड़ों को बनाया गया था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाली जम्मू कश्मीर की तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने परिसीमन पर ही 2026 तक के लिए रोक लगाई थी। इसके लिए अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957। वहीं परिसीमन के बाद अब पीडीपी, एनसी और कांग्रेस की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। यही वजह है कि जब परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर इन नेताओं की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। परिसीमन के बाद गुपकार में मचा हाहाकार। महबूबा बोली, परिसीमन सिर्फ बीजेपी का विस्तार। उमर ने कहा, गुपकार मिलकर लड़ेगा चुनाव। गुलाम नबी आजाद ने भी जताई कड़ी आपत्ति। एक ओर जहां मोदी सरकार की धारा 370 के फैसले से घाटी की पार्टियां परेशान और तिमिलाई हुई हैं, अब ऐसे में मोदी सरकार एक और बड़े एक्शन की तैयारी में है, जिसके बाद से ही महबूबा मुफ्ती से लेकर एनसी नेता फारूक और उमर अब्दुल्ला की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हाल ये है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन के लिए आई परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को गुपकार गठबंधन
और कुछ अन्य दलों ने खारिज कर दिया है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों ने इसे अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक बताया, जबकि बीजेपी ने रिपोर्ट का स्वागत किया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कुछ विपक्षी दलों ने मिलकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी गुपकार गठबंधन बनाया था। इसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और CPIM शामिल हैं। दरअसल परिसीमन आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद से ही ये माना जा रहा है कि अब राज्य के अंदर कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। यही वजह है कि अब घाटी में होने वाले चुनाव को लेकर गुपकार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इसी कड़ी में महबूबा मुफ्ती ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिसीमन क्या है? क्या ये अब केवल बीजेपी का विस्तार बन गया है, जिसमें अब जनसंख्या के आधार को दरकिनार कर दिया जाता है और केवल उनकी इच्छा पर ये काम करता है? हम इसे सिरे से खारिज करते हैं, इस पर भरोसा नहीं करते। ये केवल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से संबंधित है कि कैसे जम्मू कश्मीर की जनता को कमजोर किया जाए। इसके अलावा NC नेता फारूक और उमर अब्दुल्ला ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने को कहा है। उमर ने कहा है कि पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा, जिसमें बीजेपी और इनकी A और B टीम को दूर रखा जा सके। हालांकि परिसीमन रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया है। गुपकार गठबंधन ने इसे स्वीकारने से साफ साफ इनकार किया है। गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के तहत उन पर थोप दी गई है और इस एक्ट की खुद ही न्यायिक जांच हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन लोगों से इस बारे में कभी विचार विमर्श नहीं किया गया और उनकी गैर हाजिरी में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं हो सकता और इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए आज टीम पहुंची, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। बाद में दोनों पक्षों की तरफ से नारेबाजी की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया, उन्हें शांत कराया। इसके बाद में सर्वे का काम शुरू किया गया। वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम कोर्ट के आदेश के बाद ये हो रहा है और अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहों की कमीशन कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी एकत्रित किए गए साक्ष्य और प्रमाणों को सुरक्षित रखने के लिए स्थान उपलब्ध कराने का आदेश पुलिस आयुक्त को दिया है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी इसको लेकर दोनों पक्षकारों में तनातनी है। आपको बता दें कि सिविल जज CD रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने वादिनी राखी सिंह और 5 के मामलों में ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों की वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए अजय कुमार मिश्र एडवोकेट को सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर 10 मई को रिपोर्ट मांगी है। अवैध खनन मामले में ईडी की टीम ने झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और NCR की 18 जगह पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई झारखंड की सीनियर IAS अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े सत्ता के करीबी व्यक्तियों के 20 ठिकानों पर की गई। पूजा सिंघल के करीबी CA के घर से 25 करोड़ रुपए कैश मिलने की खबर है और ईडी नोट गिनने वाली मशीन से कैश गिन रही है। आपको बता दें कि झारखंड खनन और भूविज्ञान विभाग की सचिव पूजा सिंघल के आवास पर सुबह से ही ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम झारखंड सहित 18 जगह पर छापेमारी कर रही है। हालांकि ईडी की ओर से कैश मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई।
तेजिंदर बग्गा को आखिरकार कुरुक्षेत्र से दिल्ली लाया गया और रात 9 बजे दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम में जज के सामने पेश किया। हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया और पंजाब पुलिस खाली हाथ रह गई। बग्गा की अचानक गिरफ्तारी के बाद हरियाणा, दिल्ली और पंजाब पुलिस के बीच दिन भर तमाशा देखने को मिला। पंजाब पुलिस कानूनी प्रक्रिया की बात कहती रही, लेकिन बग्गा को पंजाब नहीं ले जा पाई। उसे बीच में ही दिल्ली पुलिस के कहने पर हरियाणा पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। अब दिल्ली पुलिस उसे कुरुक्षेत्र से कस्टडी में लेने के बाद दिल्ली वापस ले आई है। चाय पानी पी के रेडी हुए थे जी। तो अचानक ये दो पुलिस वाले आए, जो आगे भी 2-3 बार आ चुके हैं नोटिस लेके। वो आके बैठे हैं, बड़ी शांति से उन्होंने बातचीत की है। आगे आते हैं, इज्जत से बात करते हैं, हम लोग भी इज्जत से उनको पानी चाय वगैरह पिलाते हैं। वो आए, उन्होंने बैठा, बातचीत की। बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए लगभग 10 से 15 के बीच होंगे, अंदर कमरे में घुस आए और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको, जैसे पंजाबी में कहते हैं, ध्रो के ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया, तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया और मेरा फ़ोन, जो मेरा बिजनेस फ़ोन है, जिसमें मेरा सारे बिजनेस के डिपेंड फ़ोन है, वो भी छीन के ले गए। बग्गा का भी फ़ोन साथ में ले गए हैं। तो क्या पता चला था, आपकी क्यों लेकर गए हैं, क्या जानकारी मिली? अब ये तो वो बताएंगे। ये तो केजरीवाल है जो फंसाना चाह रहा है। केजरीवाल के प्रतिद्वंदी हैं, केजरीवाल इनसे बेचैन रहता है। केजरीवाल को ये कोई केस के बारे में जानकारी? केस के बारे में वो कहता है जी आपने केजरीवाल को हत्या की वार्निंग दी। सर, हम लोग घर में बैठे हुए थे, चाय पानी। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर आज पूरे दिन सियासी ड्रामा देखने को मिला। एक तरफ जहां बीजेपी ने गिरफ्तारी के बहाने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर अटैक करती नजर आई। देखिए, पंजाब पुलिस यहाँ पर गुंडों की तरह आई और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल बग्गा को उठाकर ले गई चोरों की तरह। और बग्गा का दोष सिर्फ इतना है कि वो अरविंद केजरीवाल से सिर्फ इतना ये पूछ रहे थे कि आपने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम 24 घंटे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है, उसकी सजा उनको दिलवाएंगे। और वो लगातार प्रतिदिन बग्गा जी ट्वीट कर रहे थे और केजरीवाल जी से सवाल पूछ रहे थे। भूमि के आदमी है तेजिंदर सिंह बग्गा, और इन्होंने अपने ट्वीट्स के माध्यम से पंजाब के अंदर सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की। और इनके ऐसे बयानों के चलते इनके ऊपर पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। किसी भी मुजरिम के ऊपर जब मुकदमा दर्ज किया जाता है, एक्यूज को पुलिस कहती है आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। इनके पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। इनके पास दोबारा सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब इनको बताया नहीं कि इनको अरेस्ट कर लिया। 5-5 बार तो बीजेपी के लोक प्रवक्ताओं ने बयान दिए कि पंजाब पुलिस बग्गे के घर में आई। क्यों आई थी? इनका कोई फिल्म का ऑडिशन करने आई थी? आज सुबह लगभग 6 बजे 50 से ज़्यादा पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने तेजिंदर बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50-50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब
जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। अभी तो जांच शुरू ही हुई थी। ट्वीट करने के मामले में, सोशल मीडिया पे सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। दिल्ली में जगह जगह पंजाब पुलिस के लोग घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है, एक बहादुर और साहसी सरदार है, और अरविंद केजरीवाल एक सच्चे सरदार से डर गए हैं। इस प्रकार पुलिस का मिसयूज भारत के इतिहास में कभी नहीं किया गया। अभी तो 1 महीना हुआ है पुलिस की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास आए हुए, और इस प्रकार से पुलिस को एक्टिविस्टों को उठाने के लिए, सोशल मीडिया पे आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यही पुलिस पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने में लगे तो शायद पटियाला में जो हो रहा है वो नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारा देश आज तजिंदर बग्गा के साथ खड़ा है, और अरविंद केजरीवाल का डिक्टेटर वाला चेहरा, जिसके बारे में लोग चर्चा करते थे, पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल, वो आज हम सबके सामने है। सुबह करीब 8:30 बजे तजिंदर बग्गा के घर पे 2 पुलिस वाले पंजाब से नोटिस देने के लिए अंदर आते हैं। जब उनके साथ नोटिस की दे रहे होते हैं, बात करते हैं, तभी उसके घर में 50 आदमी घुस जाते हैं और उसको जबरदस्ती खींच कर लेकर जाते हैं। तजिंदर कहता है कि सुबह का वक्त है, मुझे पगड़ी तो बांधने दो, लेकिन वो नहीं सुनते। उसके पिता को, जब उसके पिता वीडियो बनाते हैं तजिंदर के, तो उनका मोबाइल छीन लेते हैं, उनके मुंह पे मुक्का मारते हैं। क्या तजिंदर टेररिस्ट है क्या किया उसने? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो उसकी कारगुजारी है उसी को तो एक्सपोज किया है। पहले मेरे खिलाफ भेजते रहे, कुमार विश्वास के खिलाफ भेजते रहे, प्रीति गांधी के यहां पर उन्होंने नोटिस ऑफ पुलिस को भेज दिया, और अब तजिंदर बग्गा को अरेस्ट करा लिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल इस दमनकारी नीति से क्या सत्ता पर बने रहना चाहते हैं क्या? सबकी आवाज बंद कर देंगे? लेकिन इस देश के अंदर कानून है। मैं अरविंद केजरीवाल तुमको कहना चाहता हूं, तुम किसी की आवाज बंद नहीं कर सकते। तुमने दमनकारी नीति अपना करके पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करके तजिंदर को आज गिरफ्तार किया है, वो भी गैर कानूनी है। आपने दिल्ली की कोर्ट में लेकर के नहीं गए, दिल्ली की पुलिस को लेकर के नहीं आए, फिर किस लिए? क्या एक जगह आपकी सरकार आ गई, पुलिस आपके हाथ में, तो उसका इसी प्रकार से उपयोग करोगे? शर्म आनी चाहिए तुम। लोकतंत्र बचाने के नाम पर अन्ना हजारे का आंदोलन चलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने आज लोकतंत्र की हत्या कर दी है। लोकतंत्र का पहला मूल होता है राजनीतिक विरोध की स्वतंत्रता, जिसे आज केजरीवाल ने तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करवाकर मार दिया है। तजिंदर बग्गा एक व्यक्ति नहीं, एक सिद्धांत है, और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी तजिंदर बग्गा के साथ हर कदम पे खड़ी रहेगी। दिल्ली के नागरिक जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में यकीन करते हैं, वह केजरीवाल सरकार के द्वारा पंजाब में मिली सत्ता के दुरुपयोग की कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश तजिंदर बग्गा पे हुई कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा करती है। जिस प्रकार से पंजाब की पुलिस आज सुबह आई और तजिंदर बग्गा को उठा के ले गई, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब, जिस प्रकार से आप अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तजिंदर बग्गा के खिलाफ आपने कार्रवाई करी, और उससे पहले आपने नवीन कुमार को नोटिस के ऊपर एफआईआर करी, उससे पहले आपने कुमार विश्वास के ऊपर, उससे थोड़े दिन पहले आपने अलका लांबा के ऊपर। जिस प्रकार से आप तमाम अपने राजनीतिक विरोधियों को जो दबाने की कोशिश कर रहे हो, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जिस प्रकार से आप पंजाब पुलिस का और दुरुपयोग कर रहे हो, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। गृहमंत्री के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन था, जहां उन्होंने एक तरफ कूच बिहार में बीएसएफ कैंप का दौरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर का भी दौरा किया, जो बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया था। आपको बता दें कि वहीं कोलकाता के काशीपुर इलाके में शुक्रवार सुबह बीजेपी का एक कार्यकर्ता रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ता के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान गृहमंत्री ने टीएमसी पर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि आज बीजेपी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष
अर्जुन चौरसिया की राजनीतिक रूप से हत्या कर दी गई। कल ही टीएमसी सरकार के 1 साल हुए हैं और उसके दूसरे दिन बंगाल में राजनीति हिंसा की परंपरा शुरू हो गई। चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। अनेक चुनाव के बाद अनेक हत्याओं का सिलसिला थमता नहीं है। कल 1 साल समाप्त होने के बाद जैसे संदेश दे रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में ना विश्वास करती है, ना हिंसा की राजनीति से डरती है। हम कानून की अदालत में इतना सुनिश्चित करेंगे कि चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जिन्होंने भी ये कांड किया है उन सबको अदालत के कटघरे में खड़े करेंगे। स्वाभाविक रूप से डर का माहौल पैदा करने की साजिश भी है और प्रयास भी है। पहले ह्यूमन राइट कमीशन, अनुसूचित जाति के कमीशन और महिला आयोग ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा था। चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के सीएम योगी आज से 2 दिनों के अयोध्या दौरे पर हैं। इससे पहले सीएम ने रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। अधिकारियों के साथ परियोजना की समीक्षा बैठक की। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में रामलला के द्वार जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, दूसरी तस्वीर में दलित परिवार के साथ भोजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और तीसरी तस्वीर में विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए और चौथी तस्वीर में अस्पताल का जायजा लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत पर फैसला न आने के मामले में नाराजगी जताई है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूछा है कि 87 में से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है, सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 137 दिन बाद भी फैसला क्यों नहीं हो पाया, ये न्याय का मखौल उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं करता तो हम इस मामले में दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 11 मई को फिर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि आजम खान पिछले 2 साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। देश में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। साथ ही कोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का मस्जिदों पर उपयोग करना संवैधानिक अधिकार नहीं है। जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने बुधवार को यह आदेश दिया। याचिका इरफान नाम के शख्स ने दाखिल की थी। याचिका में बदायूं जिले के बिसौली SDM के 3 दिसंबर 2021 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। प्रशांत किशोर के बिहार को पिछड़ा बताने वाले बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जवाब दिया। सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये तो आप ही लोगों को पता है कि किया है या नहीं किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है सत्य का। सब जानते हैं कि क्या हुआ और कितना काम किया गया। हम लोग किसी की बात का महत्व नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं तो आप लोग जवाब दे दीजिए। अमित शाह के CAA वाले बयान पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अभी कोरोना फिर बढ़ रहा है। हमारी चिंता अभी कोरोना से लोगों की रक्षा करना है, लेकिन जब पॉलिसी की बात होगी तो उसे अलग से देखेंगे।
तो आप ही लोगों को पता है कि किया है कि नहीं किया है। कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है सत्य का। तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना काम किया गया है। तो इन सब चीजों का तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि खुद ही करिए। लोग किसी की बात का महत्व नहीं देते हैं कि कोई क्या बोला है उसका हम जवाब दें, लेकिन ये तो आप खुद जानते ही हैं, तो आप ही लोग बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। हम तो ये आग्रह करेंगे। गृह मंत्री ने कहा है कि सर कोरोना के बाद सीए लागू करेंगे। अमित शाह ने कहा है कि कोरोना काल के बाद सीए लागू किया जाएगा। अब देखिए, अब तक जो भी केंद्र का निर्णय होगा, और सबसे बड़ी बात है कि क्या। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।